हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लेके उपस्थित हैं और आज है 2 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं आपको 2 फरवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ये है आपका पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा आपको चंडीगढ़। कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद जो है जिसे हम लोग जीनोम वैली के नाम से जानते हैं। और भारत बायोटेक कंपनी का भी हेडक्वार्टर हैदराबाद है, जो कोवैक्सीन आपको वैक्सीन बनाई है। और बंगलोर से याद रखेंगे, बंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है। और यहीं पर टेस्ला कंपनी जो है अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रही है। और टेस्ला कंपनी एक कार बनाने वाली कंपनी है आपको अमेरिका की, जिसके संस्थापक और सीईओ जो हैं एलन मस्क हैं। वर्तमान में भी सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गुरुग्राम से याद रखेंगे, गुरुग्राम जो हरियाणा के गुरुग्राम जो है, ये यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है। तो आइए प्रश्न पूछा गया है डॉग पार्क से। उसी तरह आपको पूछा जाए कि भारत का फायर पार्क, आपको फायर पार्क कहाँ बनाया गया है। उसी तरह पूछा जाए आपसे लेदर पार्क, यानी लेदर पार्क बनाने की कहाँ घोषणा किया गया है। उसी तरह पूछे आपसे टायर पार्क, क्या है? टायर पार्क। उसी तरह प्रश्न पूछा जाए साइंस पार्क, क्या है? साइंस पार्क। ये सब 2020 और 21 की घोषणा है। बहुत से पार्क बन के तैयार हो गए, कुछ बन रही है, तो इसको भी याद रखना है साथ में। उसी तरह आपसे प्रश्न पूछा जाए आपको लाइकेन पार्क, लाइकेन पार्क, तो ये सबको याद रखेंगे। फायर पार्क उड़ीसा में बनाया जाएगा, लेदर पार्क आपको उत्तर प्रदेश में है, टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, साइंस पार्क है केरल में, और लाइकेन पार्क जो है आपको उत्तराखंड में है। तो ये है आपको डॉग पार्क, जो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, जहां पर्यटन लोग आएंगे देखने के लिए। अगला प्रश्न है एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल कहने का मतलब एशिया में जो भी देश जो क्रिकेट खेलती है और क्रिकेट के बढ़ावा देने के लिए ये एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में। ये 1983 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। कौन बनाए हैं? जय शाह आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। याद रखेंगे एशिया कप जो होगा क्रिकेट का इस साल, एशिया कप जो क्रिकेट का होगा वो आपको होगा श्रीलंका में, यानी 2021 में ये प्रस्तावित है कहाँ? श्रीलंका में। और 2022 में होगा आपको पाकिस्तान में। यानी एशिया कप जो क्रिकेट का होगा वो 2021 में श्रीलंका में और 2022 में पाकिस्तान में होगा। सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और ग्रेग बर्केल जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और थॉमस बक जो हैं वो आईओसी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले यही है आपको जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सचिव भी हैं, बीसीसीआई के क्या हैं? सचिव हैं। और वर्तमान में एसीसी के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है देश का पहला इग्लू कैफे। इग्लू मतलब होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर। तो ऐसा बर्फ का ही आपको क्या बनाया गया है? टेबल बनाया गया है, और जिस पर लोग क्या करेंगे? खाना खाएंगे। खासकर ये बर्फीली इलाकों में इग्लू कैफे नाम दिया गया है। जो ये कहाँ पर खोला गया है? देश का पहला वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है, यानी जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। गुलबर्ग से याद रखेंगे आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आपको शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलबर्ग में ही किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गुलबर्ग में ही किया जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। और पहला इग्लू कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपको 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और इसके वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है।
और इससे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह। लक्षद्वीप से याद रखेंगे, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावारती है और ये अरब सागर में है। यानी 36 द्वीपों का जो समूह है अरब सागर में लक्षद्वीप, उसमें ही एक लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति पर से निर्मित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मिशन रोजगार जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए, ये मिशन रोजगार जो जागरूकता अभियान जो शुरू किया गया है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये 75 जिले में ये अभियान चलाया जाएगा। ये 75 जिले में अभियान चलाया जाएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ प्रश्न को। देखिए, आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ। यानी नेपाल के साथ ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, इसकी राजधानी जो है लखनऊ, जहां आपको थैला बैंक की स्थापना किया गया था। थैला बैंक की स्थापना किया गया। बड़ा इमाम या छोटा इमाम या नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, अभी हाल ही में यहाँ पे किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 2022 तक। और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से और भी प्रश्न बनता है, जैसे मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये देश का पहला राज्य है। और उत्तर प्रदेश ने सरकार ने घोषणा किया है कि नोएडा में सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यानी नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया था। और याद रखेंगे, यहाँ से ही मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किया गया था। महिला की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया था। और उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है अभ्युदय योजना के तहत जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अभी हाल ही में यह योजना की शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आइए राजस्थान से कुछ प्रश्न जानते हैं। तो राजस्थान को मैप में जैसे देखते हैं, ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान का जो पुलिस अकादमी है वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में चिन्हित किया गया है। और याद रखेंगे, यहाँ पर इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत किया गया था। इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। और मोक्ष कलश योजना आपको राजस्थान से ही शुरू किया गया, मोक्ष कलश योजना। और यहीं पर आपको सुपोषित बेटी योजना की भी शुरुआत यहीं पर किया गया था राजस्थान से। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र हैं यहाँ के गवर्नर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन है जिसकी वाहन सबसे ज़्यादा बिकी है? जो हाल ही में एक आंकड़ा आया है, इसमें टोयोटा कंपनी जो है ये जापान के है, जिसका हेडक्वार्टर ही टोयोटा शहर में है, जापान में। कहाँ है? जापान में है। और यही जो कंपनी है जिसकी वाहन सबसे ज़्यादा बिकी है। तो ये टोयोटा कंपनी कहाँ की है? जापान की। जापान से याद रखेंगे, जापान जो है एशिया का एक पहला विकसित देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो। जिसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और इसकी मुद्रा जो है वो येन है। इसकी मुद्रा क्या है? येन। और टोक्यो में ही 2021 में आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यानी 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन यहीं पर किया जाएगा। और याद रखिए, टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और इसके वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, योशिहिडे सुगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये है जो
ईस्ट फोरम की जो मीटिंग होती है, खासकर भारत और जापान के बीच यह मीटिंग हुई, जिसमें जापान के राजदूत और भारत के विदेश सचिव के बीच ये हुआ था। आपको नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी ईस्ट मतलब होता है पूर्वी फोरम में, यानी पूरब के देश है, भारत से पूरब में है जापान, आपसी संबंध स्थापित करने के साथ साथ व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लेकर आपको जापान के राजदूत और भारत के विदेश सचिव के बीच ये मीटिंग हुई थी आपको नई दिल्ली में। और नई दिल्ली से याद रखेंगे, अभी हाल ही में कोरोना के बाद पहली बार यहाँ पर भी आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। टोक्यो जो है वो आपको जापान की राजधानी का नाम है। पुणे जो है, पुणे से याद रखेंगे, अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जो कोविशील्ड दवा बनाया है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में आपको एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन किया जाएगा। यानी एयर शो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एयर शो कहने का मतलब ये हवा में इस सब का क्या होगा? प्रदर्शनी होगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये प्रदर्शनी होगा 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में, ये होगा आपको बेंगलुरु में। कहाँ होगा? बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहीं पर पहली बार आर ट्रेन की शुरुआत किया गया था। और यहीं से याद रखेंगे टेस्ला कंपनी जो है वो अपना पहला संयंत्र यहीं स्थापित कर रहा है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है, इसरो कहने का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? आपको बेंगलुरु में ही है। और इसके वर्तमान चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है के सिवान। क्या है? के सिवान। तो याद रखेंगे इसरो प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? के सिवान है। इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। कोची से याद रखेंगे, कोची जो है ये कोचीन जो बंदरगाह है, भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला था। और याद रखेंगे यहाँ से कोचीन और मंगलुरु के बीच यानी कर्नाटक के मंगलुरु के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा प्राकृतिक पाइप गैस लाइन का उद्घाटन किया गया, जो लगभग 450 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। चांदीपुर से याद रखेंगे, चांदीपुर उड़ीसा का क्षेत्र है, जहां से ही आपको प्रशिक्षण, जितने भी मिसाइल बनता है उसका प्रशिक्षण यहीं पर किया जाता है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भागीरथी मिशन के माध्यम से आपको प्रत्येक घर नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल किया है? यानी ये एक मिशन शुरू किया गया था, भागीरथी मिशन। देखिए भागीरथी मिशन कहने का मतलब, भागीरथी से याद रखेंगे, भागीरथी जो है गंगा की प्राचीन नाम है भागीरथी, यानी गंगा नदी जो है उसी का प्राचीन नाम है। और गंगा नदी क्या है? पानी है, पानी का ही नाम है गंगा नदी। तो इसलिए यही नाम से एक मिशन शुरू किया गया था आपको तेलंगाना में, और इसी के माध्यम से नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल किया। तो भागीरथी से एक प्रश्न और याद रखेंगे, भागीरथी नदी जो है ये निकलती है आपको गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, यानी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है आपको ये भागीरथी नदी। और यही भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है, किसी नदी से मिलती है? तो अलकनंदा नदी से मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। ये सब उत्तराखंड में है, देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में जब मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को ही, दोनों की संयुक्त धारा, यानी कहने का मतलब भागीरथी और इसकी दोनों की संयुक्त धारा को ही आपको गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। और इसी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। तो इस मिशन के तहत तेलंगाना जो है हर घर पानी पहुंचाया आपको नल कनेक्शन। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 में, यानी तेलंगाना एक राज्य बना था कब? 2 जून 2014 को बना था। और तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, और हैदराबाद जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली जो है वो पहली बार बनी है। गोवा से याद रखेंगे, गोवा भी हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है। गोवा जो है
आपको हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। यहीं पर आपको प्रोजेक्ट लाइट हाउस चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट लाइट हाउस के तहत गोवा सरकार ने ऊदबिलाओं की संख्या के पता करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में आपको जेल पर्यटन की शुरुआत किया था, यानी जेल पर्यटन अभियान की शुरुआत किया था। और कृषि पंप बिजली कनेक्शन की शुरुआत किया था, यानी किसानों के लिए सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि पंप बिजली कनेक्शन की शुरुआत किया था आपको गोवा। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार ने भी बिंदु सागर सिंचाई परियोजना की अभी हाल ही में शुरू किया था। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार ने भी सुजल योजना शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये मनीष सिसोदिया को दिया गया है। मनीष सिसोदिया जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उन्हीं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे योगदानों के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली क्या है मुख्यमंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई उसको किसने प्रस्तुत किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रस्तुत किया। और शिक्षा मंत्रालय से पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान शिक्षा मंत्री यही है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको रमेश पोखरियाल निशंक है। और एस जयशंकर से याद रखेंगे, एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री हैं। क्या है? ये आपको विदेश मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न में क्या है? तो रिवीजन है। रिवीजन इसलिए कराते रहते हैं कि अगले दिन जो वीडियो अगर किन्हीं का छूट गया तो रिवीजन हो जाए। बहुत लोग जो कमेंट करते हैं, कई बार बोले कि आप जो कमेंट करते हो हम आपको नहीं देख पाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो होता है। और प्लस कुछ लोगों का सवाल है कि सर स्टैटिक जीके की संख्या बढ़ाया जाए, तो नेक्स्ट वीडियो से स्टैटिक जीके का प्रश्न भी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चामड़ा पार्क स्थापित किया? तभी आपको बताए थे कि बहुत से पार्क बनाया जा रहा है। चामड़ा पार्क, लेदर पार्क, टायर पार्क जो बनाया गया अलग अलग राज्यों में, इस पर अभी हम हाल ही में चर्चा किए थे। तो उसी तरह पूछा है चामड़ा पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में क्या है? लाइकेन पार्क, सेवाल पार्क, मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। फायर पार्क उड़ीसा में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है कहाँ? उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में क्या बनाया गया है? टायर पार्क बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर था? यानी वहाँ पर कोरोना को बिल्कुल रोका जा सका और अच्छा प्रदर्शन किया। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर ताइवान है। तो ये तीनों श्रृंखला याद रखेंगे। न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान जो है वो कोरोना वायरस में अच्छा प्रदर्शन किया, यानी अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया। हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किसने के द्वारा किया गया? यानी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो शुरुआत किया गया है खासकर स्कूली स्वास्थ्य के लिए, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। और ये शिक्षा से संबंधित उसी तरह आपको यहाँ पर आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की अभी हाल ही में शुरुआत किया गया 30 जनवरी को। यानी आयुष्मान भारत जो है, आयुष्मान भारत इसका नाम रखे हैं ये आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया है राजस्थान से ही। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इस पर चर्चा किए थे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन जो है वो एक आंकड़ा जारी किया है अपने कैलेंडर वर्ष में कि 2021-22 में जो होगा भारत का
आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.3% लगाया है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक यानी महासचिव जो हैं वो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और उसी के द्वारा एक रिपोर्ट आई है अपने कैलेंडर वर्ष में कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में कितना रहेगा? तो 7.3%। 11.5% अनुमान लगाया है IMF। तो IMF कहने का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत के वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसकी आर्थिक वृद्धि दर जो रहेगा वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश जो 2022 में महिला फुटबॉल एशियन कप का मेजबानी करेगा? तो ये आपका मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा 2022। और 2023 में ICC जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसका मेजबानी भी भारत करेगा। और 2023 में विश्व हॉकी का वर्ल्ड कप जो होगा उसका भी मेजबानी भारत ही करने वाला है। कतर में आपको फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। चीन के बीजिंग में आपको शीतकालीन खेल जो होगा ओलंपिक का उसका आयोजन किया जाएगा। जबकि जापान में आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, इसी साल होगा 2021 में। इस पर संबंधित एक वीडियो है, सेपरेट खेल से संबंधित एक वीडियो है, वो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये मेरठ में बनाया जाएगा आपको पहला खेल विश्वविद्यालय। ऐसे भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया था मणिपुर में। कहाँ बनाया गया था? मणिपुर में बनाया गया था। कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश को, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कोरोना मुक्त घोषित किया है। क्या किया है? कोरोना मुक्त घोषित अभी हाल ही में किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टाटा ट्रस्ट इंडिया के द्वारा जस्टिस इंडिया रिपोर्ट लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों को न्याय देने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। यानी वहाँ जल्दी से, यानी वहाँ केस जो होता है पेंडिंग ज़्यादा नहीं रहता है और नागरिकों को न्याय जल्दी मिलता है। वो पहले नंबर पर आया है महाराष्ट्र। कौन आया है? महाराष्ट्र आया है। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश जो है केवल मात्र 6 दिन में 10 लाख टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, यानी 1 मिलियन वो टीका लगाया? तो वह देश है भारत, जिसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से और बहुत ही कम समय में यानी मात्र 6 दिन में ही 10 लाख लोगों को टीका लगा दिया, वो है भारत। और भारत द्वारा, सरकार के द्वारा जो टीका लगाया जा रहा है उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड बनाया है जो सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक बनाया है। और इसी से यही टीका आपको भारत में दिया जा रहा है। साथ ही अपने मित्र पड़ोसी जो देश हैं उन्हें भी वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत उन्हें भी ये दवा यानी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है भारत। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में है स्टैटिक जीके, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और स्टैटिक जीके में वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेली लेके आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तभी चर्चा किए थे जस्ट कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो उसका नाम है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तरकाशी जिला में यानी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भागीरथी नदी जो है ये गंगा नदी का ही प्राचीन नाम है, जहाँ से निकलती है उसी का वहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अब रहा बात, दूसरा है हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है वो बनाया गया है महानदी पर। किस पर बनाया गया है? महानदी पर। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध, यानी पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन है? हीराकुंड है। और सबसे बड़ा बांध पूछे जाए तो भाखड़ा नंगला बांध है, यानी भाखड़ा नंगल बांध जो है आपको सतलज नदी पर पंजाब में है, वो भारत का सबसे बड़ा है। और ये सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टेरी, और सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड बांध है। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। और पोंग बांध जो है आपको ब्यास नदी पर है। यह पोंग बांध अभी हाल ही में चर्चा में था। ये आपको हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ हजारों की संख्या में मृत पक्षी पाई गई थी। और ये पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर ही है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग द्वारा, हिमाचल प्रदेश से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अभी वन रिपोर्ट 2019 आया है जिसमें सर्वाधिक वन जो है बड़े राज्यों में वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। और याद रखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है तो मिजोरम है, यानी प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में। मध्य प्रदेश से 2-4 पॉइंट याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या पूछा जाए, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या पूछा जाए तो आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश, यानी सर्वाधिक 2969 जो बाघ है उसमें से 526 अकेले बाघ केवल क्या है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या भी सर्वाधिक देखी गई है, यानी तेंदुआ जो होता है उसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ है तो आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या भी मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली जो अभयारण्य है वो भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है जहाँ पर मिलती है उसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पहले हम याद रखेंगे गंगा नदी जब आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा, इसका नाम है पद्मा नदी। कब? जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी कहने का मतलब जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम हो जाता है आपको पद्मा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपको बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम होता है जमुना नदी। क्या नाम है? जमुना नदी। आज जब जमुना नदी और पद्मा नदी की दोनों पानी एक जगह मिलाती है और यहाँ से बनती है मेघना नदी। क्या बनती है? मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से यह अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। तो याद रखेंगे पद्मा नदी और जमुना नदी जो को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो दोनों की संयुक्त धारा को ही मेघना नदी कहा जाता है। तो पद्मा नदी किस नदी का नाम है? गंगा नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी का नाम है? जमुना नदी का। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर? मेघना नदी। कहाँ पे? बांग्लादेश में। खासकर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, या गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, या पद्मा या जमुना नदी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है तो मेघना नदी। ऐसे भी पूछ दिया जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा जलधारा को क्या कहते हैं तो आपको मेघना नदी ही कहा जाता है क्योंकि उसी का नाम ही है। अब मेघना नदी हो गया। सांगपो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी भी कहा जाता है। खासकर तिब्बत और चाइना में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यानी जहाँ इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी के मानसरोवर झील, वहाँ पर इसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। दिहांग नदी कहा जाता है खासकर अरुणाचल प्रदेश में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब भारतीय क्षेत्र में एंगियाप दारा से होकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और वही नदी जब असम की निचली घाटी तक पहुंचती है, यानी ऊपरी घाटी में तो दिहांगे नदी कहा जाता है, जब निचली घाटी में पहुंचती है तो उसी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह बना है जिसका नाम है मंजुली द्वीप। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समुद्र गुप्त जो हैं गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी किस अभिलेख में किया गया है? तो यह अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसके रचनाकार हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन जो है इसके रचनाकार हैं। और इसी में समुद्रगुप्त के सैनिकों के बारे में जानकारी दिया गया है। खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो अभियान किए थे समुद्रगुप्त उसके बारे में ये जानकारी दिया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का इन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के जितने भी महान शासक थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये दूसरे महान शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया था। यानी दक्षिण भारत के भी कई राज्यों को पराजित किया और उत्तर भारत के भी कई राज्यों की पराजित किया, जिसकी चर्चा आपको प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया था। और इनका एक मुद्रा मिला था जिस पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था। ऐसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो आपको संगीत प्रेमी भी था और इन्हें हम लोग कविराज या महाधिराज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क जो है एक पुर्तगाली गवर्नर, यानी उस समय गवर्नर या वायसराय एक था। तो अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली गवर्नर था जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। बाद में डी नु कुन्हो जो था गोवा को अपना मुख्यालय भी बनाया था पुर्तगाली कंपनी का। ऐसे भी हम लोग अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक मानते हैं। किसको? अल्बुकर्क को। इनका नाम था अल्फांसो दो अल्बुकर्क। जबकि फ्रांसीसी द अल्मेडा जो था वो भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था। क्या था? पहला गवर्नर था अल्मेडा, जिसे हम लोग फ्रांसीसी द अल्मेडा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोवा, देखिए गोवा पर जब पुर्तगालियों का अधिकार हुआ तो गोवा पर पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई और अंत में सबसे जाता है पुर्तगाल लोग जाते हैं, क्योंकि 1961 तक गोवा पर उन लोगों का अधिकार होता है। यानी 1510 में जब बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से लेते हैं और उसके बाद लंबे समय तक उस पर वो लोग शासन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे दीवानी प्रदान कर दी? दीवानी कहने का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। तो राजस्व वसूलने का अधिकार दिए थे शाह आलम द्वितीय। कौन दिया था? शाह आलम द्वितीय दिए थे। अब इसका कारण ये है कि आखिर क्यों दे दिए थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवान वसूलने का अधिकार? क्योंकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला ने मिलकर एक सेना बनाया था और ये तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना से युद्ध किया था। यानी अंग्रेजी सेना की ओर से हेक्टर मुनरो थे और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना शाह आलम द्वितीय की जो सेना थी, जिसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया 1764 में बक्सर के युद्ध में। उसके बाद हार जाने के बाद शाह आलम द्वितीय और कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इस इलाहाबाद के संधि के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवान वसूलने का अधिकार यानी राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। तो इसको याद रखेंगे। फारूक शेर जो ऑप्शन में है, फारूक शेर को हम लोग घृणित कार्य के नाम से भी जानते हैं और ये उत्तर मुगल काल में ये शासक थे फारूक शेर। अकबर द्वितीय को याद रखेंगे। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था और मीर कासिम था जो बक्सर के युद्ध में भी आपको शाह आलम द्वितीय के साथ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है जिसमें संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब संसद में दो ही सदस्य होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा के जितने मेंबर होंगे वो भी और राज्यसभा के जितने मेंबर होंगे दो, तो ये लोग दोनों भाग लेते हैं। यानी संसद के दोनों सदन के सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उनका चुनाव कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किंतु इसमें अंतर यह है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदस्य और साथ ही राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। वहाँ कंडीशन क्या है कि केवल निर्वाचित सदस्य लेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यानी कहने का मतलब जो चुन के आएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल दो ही लोग भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद में दो ही सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। उसमें निर्वाचित और अनिर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते थे, लोकसभा में 2, अभी तो समाप्त हो गया। तो मनोनीत जो सदस्य रहते थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भाग लेते थे। उसी तरह विधानसभा में राज्यपाल एक व्यक्ति को निर्वाचित करते थे यानी मनोनीत करते थे और 1/6 भाग जो विधान परिषद के सदस्य रहते हैं उनको भी मनोनीत करते थे। तो वो लोग राज्यपाल की ओर से हो जाते थे। यानी कहने का मतलब राज्यपाल होते हैं मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनके फेवर मिलेंगे। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही अपने मत का प्रयोग करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल 2 ही लोग भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यानी संसद में 2 सदन। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और इसके कमी से रतौंधी या जीरोपथैलेमिया रोग हो जाता है और इसकी प्रचुर मात्रा मिलती है गाजर में।
यानी गाजर में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गाजर, पपीता और पका हुआ आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। जबकि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, यानी बॉल ऑफ विटामिन सी के नाम से हम लोग जानते हैं आंवला को। चावल में आपको विटामिन बी1 पाया जाता है, खासकर थायमिन पाया जाता है। और सोयाबीन में आपको प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन हम लोग कहते हैं। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।